मेरी उम्र 55 की हो गई थी और मैं रोज़ पार्क घूमने के लिए जाया करता था। मेरी पत्नी मर चुकी थी और वहीं पार्क में मुझे एक औरत से दोस्ती हो गई थी। मेरे बेटे और बहू को ये बात पसंद नहीं आई और मेरे बेटे और बहू ने मुझे गांव वापस जाने को कह दिया। मैं भी गांव जाने के लिए निकल गया और मैं जब थोड़ी देर के लिए बाहर निकला तो मेरा नाम अशोक है और मेरी पत्नी का नाम सुधा है। मेरी उम्र 55 वर्ष हो गई थी और मेरी पत्नी सुधा की उम्र 52 वर्ष थी। मेरी फ़ौज में नौकरी थी और अब मैं रिटायर होकर घर पर ही रहा करता था। मैं अपनी पत्नी सुधा से बहुत प्रेम करता था, सुधा भी मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैं तो अपनी पत्नी सुधा से बातें करते करते कब नींद की वादियों में चला जाता मुझे तो पता ही नहीं चलता। मुझे तो नींद भी इतनी गहरी आती थी कि मेरी पत्नी सुधा कभी कभी मुझे प्यार से कुंभकर्ण तक की उपाधि दे देती थी। मेरी तो सुबह होने पर ही नींद खुलती थी, वह भी सुधा की बनाई हुई अदरक और इलायची वाली चाय की सुगंध से। जब चाय की सुगंध मेरी नाक में भर जाती तो मैं झटपट फ्रेश होकर मैं पलंग पर ही बैठ जाता और फिर वहीं पर बैठकर हम दोनों चाय का आनंद लेते। चाय पीते हुए मैं सुधा की तरफ ऐसे प्यार भरी नज़रों से देखा। मुझे अपनी ओर इस तरह ताकते हुए देखकर सुधा शर्म से लाल हो जाती। सुधा थोड़ी संकोची स्वभाव की थी और मैं अपने शब्दों का प्रयोग करने में पूरी तरह से अनाड़ी हूँ। मेरी इन प्यार भरी निगाहों का मतलब सुधा भी समझने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे थे और अपने बेटे सुमित की शादी करवाकर अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर चुके थे। मुझे रिटायर होकर 6 महीने हो रहे थे। मैं सुधा के साथ हर जगह की यात्रा का प्रोग्राम मन ही मन बना चुका था। सुधा को अपने इस प्लान की बात को छुपाकर उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, क्योंकि नौकरी की वजह से और फिर बेटे को उच्च शिक्षा दिलाकर सेटल करने में मेरी इनकम का अधिकांश भाग खर्च हो जाता था। वह तो सुधा इतनी संतुष्ट प्रवृत्ति की थी जो उसने कभी भी मुझे किसी चीज़ की कोई मांग नहीं की, कभी मुझे इस तरह की शिकायत भी नहीं की। सुधा परिवार के सुख को ही अपना सुख मानती थी। इसी कारण मुझे सुधा को देखकर मन ही मन कभी कभी अपराध से भर उठता था कि 30 साल के वैवाहिक जीवन में सुधा के मन की खुशी के लिए मैं कुछ ना कर सका। फिर मैंने सोचा, चलो देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत सोचकर मैं खुद ही मुस्कुरा दिया कि इंसान का भविष्य उसके जन्म के समय ही लिख दिया जाता है। इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है, लेकिन ऊपर वाले के इंसाफ को भी कैसे गलत ठहराया जा सकता है। सुधा एक रात को सोई तो सुबह मेरे लाख उठाने के बाद भी नहीं उठी, तो अचानक ऐसा घात लगा जैसे मैं दीवार के सहारे किसी तरह खड़ा था। किसी तरह मैंने हिम्मत बटोर कर अपने बेटे सुमित को फ़ोन करके इस अप्रत्याशित घटना की सूचना दे दी। दोनों बेटा और बहू फ्लाइट से पहुंच गए थे। कुछ एक दिन इस प्रकार की घटना से उबरने में हम लोगों को लगा। फिर आगे के बारे में मेरे बेटे बहू ने आपस में विचार विमर्श किया कि पापा जी को यहाँ अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं रहेगा। सारी ज़रूरी क्रियाक्रम से निपटने के बाद सुमित और रीमा ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं काफ़ी ना नुकुर करने के बाद अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने बेटे और बहू के साथ शहर चला गया। मैं अपने बच्चों के साथ ज़रूर आ गया था, लेकिन मेरा मन यहाँ भी आराम नहीं पा रहा था। अकेलेपन से पीछा यहाँ भी मेरा नहीं छूट रहा था। वहाँ गांव में तो फिर भी मेरे कुछ जान पहचान वाले यार दोस्त थे, लेकिन यहाँ तो मेरी किसी से जान पहचान भी नहीं थी। और सुमित और रीमा तो सुबह 9 बजे घर से निकल जाते और रात में 7 बजे तक ही घर लौटते थे। उन दोनों के ऑफिस जाने के बाद खाली घर तो मुझे एकदम काटने को दौड़ता था। काम वाली बाई आकर घर की साफ सफाई कर कर चली जाती, साथ ही मुझे खाना बनाकर खिला देती। मुझे एक अकेलेपन का एहसास हो रहा था। मैंने पानी पीने के लिए पलंग के पास रखी साइड टेबल की ओर हाथ बढ़ाया। टेबल पर रखा जग खाली था, शायद काम वाली जग में पानी भरना भूल गई होगी। ये सोचकर मैं दबे पांव उठकर रसोई में जाकर फिल्टर से पानी भरा और अपने कमरे में आकर पलंग पर बैठकर पानी पिया।
नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, तो अब मुझे चाय की तलब लगने लगी थी। वैसे चाय बनाने तो मुझे भी आती थी, लेकिन रसोई घर में खटर पटर से कहीं रीमा और सुमित की नींद न टूट जाए, इस वहम से उलझे कुछ देर पलंग पर ही मैं बैठा रहा। मेरे सर में भारीपन सा लग रहा था। सो जाने को पर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा कुछ देर खुली हवा में घूम के आता हूँ। वैसे भी इन कुछ दिनों में मैं केवल 1-2 बार ही घर से बाहर निकला था। एक बार बहू रीमा ने मुझे ज़रूरत के कुछ सामान दिलाने मार्केट लेकर गई थी। दूसरी बार बेटा सुमित घर के पास बनी लाइब्रेरी तक मुझे ले गया था, ताकि मन न लगने पर मैं लाइब्रेरी जाकर अपनी मनपसंद किताबें पढ़कर अपना मन बहला सकूं। लाइब्रेरी के पास ही एक पार्क था। मुझे पार्क 1-2 चक्कर भी लगवा दिया था, जबकि सुमित जानता था कि मुझे घूमने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। मैंने सोचा कि पार्क में जाकर कुछ ठंडी हवा का आनंद ले लूं, और मैं पार्क की तरफ आगे कदम बढ़ा दिए। घर से बाहर निकलने पर पाया कि धुंधलापन कुछ कुछ छटने लगा था। सूरज आसमान में अपनी लालिमा बिखेरने लगा था। पार्क में कुछ लोग खूब रहे थे, कुछ लोग जॉगिंग भी कर रहे थे। एक खाली बेंच देखकर मैं उस पर जाकर बैठ गया। एक तो रात भर की चढ़ती नींद, दूसरे पार्क में बहती ठंडी ठंडी हवा। मैं जल्दी ही वही नींद की गिरफ्त में चला गया। अभी मुझे सोते हुए कुछ ही समय हुआ होगा। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे झकझोर रहा हो। मैं जागा तो पाया कि एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 52 से 56 वर्ष के आसपास की होगी, मेरे ऊपर झुकी हुई थी। मैं उसे देखकर एकदम से हड़बड़ा गया और मैं एकदम सीधे खड़े हो गया। मेरी आंखें खुलती ही वह महिला पीछे हट गई और मुझसे पूछने लगी, आप ठीक तो हैं ना? मैं समझी कि आप लंबी यात्रा पर निकल गए हैं। ये कहकर वह महिला एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगी। अब आप जब ठीक हैं तो प्लीज़ मेरा ये बैग देखते रहिएगा। ये कहकर वह महिला मुझे बैग थमाते हुए बिना मेरी सहमति के दौड़ गई। मैं सोचने लगा, बड़ी अजीब महिला है। जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, और मुझे यूं लेटा हुआ देखकर इतना खिलखिलाकर हंसने की क्या बात थी। मैंने ध्यान से देखा, व्हील चेयर पर बैठी हुई वह महिला सैर करने को निकल गई। दूसरे दिन मैंने नोट किया कि वह महिला आज अपनी मेड को साथ लेकर आई थी। उसकी मेड बिल्ली शेर का खेल कर उस महिला को सैर करवा रही थी। किसी किसी दिन वह महिला एक लड़के के साथ भी आती, जो उसके बेटी जैसा लगता था। एक दिन वह महिला खुद ही अपनी व्हीलचेयर चलाकर आ रही थी, और अचानक एक गड्ढे के आ जाने से व्हीलचेयर फंस गया। मैंने देखा तो उसके व्हीलचेयर को बाहर निकालने में उसकी मदद की। इसके बाद से हम दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। उसने बताया तकरीबन 4 से 5 बार चोट लगने के कारण उसकी घुटनों की सर्जरी हुई थी। इसी कारण व्हीलचेयर की ज़रूरत हुई है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद वह महिला अपने रुमाल से पसीना पोंछते हुए मेरी तरफ देखने लगी और मेरे बगल में आकर बैठ गई और अपना बैग ले लिया। उसमें से थर्मस निकाला और एक कप में चाय भरकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। साथ ही वह भी चाय पीने लगी। वह महिला मुझसे पूछने लगी, चाय तो पीते हैं ना आप? चाय की तलब तो मुझे कब से हो रही थी, तो सारा संकोच एक तरफ रख और चाय का कप ले लिया और चाय पीने लगा और तिरछी आंखें कर उस महिला की ओर भी देखे जा रहा था। एक गिलास में चाय डालकर वह खुद भी वहीं बैठकर चाय पीने लगी। मैंने उस महिला की तरफ कुछ उचाटती सी नज़र डाली। वह ट्रैक सूट पहने हुए थी। इससे पहले मैंने कभी किसी महिला को गांव में ऐसी ड्रेस पहने किसी महिला को नहीं देखा था। अपनी पत्नी सुधा को तो सदैव साड़ी पहने ही देखा था। चाय पीते पीते वह बोली, मेरा नाम पुष्पा है, यहीं पास के पंचवटी सोसाइटी में रहती हूँ। पास के ही एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। हर रोज़ इस पार्क में सैर करने का मेरा नियम है। पार्क में एक तो चक्कर लगाती हूँ, फिर बैठकर चाय पीती हूँ और घर चली जाती हूँ। सुधा अलावा मैंने कभी किसी महिला से बातचीत नहीं की थी, तो पहले पुष्पा से बात करने में मुझे कुछ संकोच सा अनुभव हो रहा था। लगता है आप यहाँ नए आए हैं, वरना मैं आज तक पार्क में
किसी को इस तरह सोते नहीं देखा है। मैं ये सुनकर कहने लगा कि घुटनों के दर्द के कारण अधिक देर खड़ा नहीं रह पाता हूँ। मैं जैसे ही बेंच पर बैठकर अपने सोने के लिए सफाई की थी तो उस अपरिचित महिला से बातचीत का मेरा पहला मौका था। सुधा के अलावा किसी और महिला से बातचीत मैंने कभी ना की थी, और तो और अपनी बहू रीमा से भी मैं अभी तक कहाँ खुल पाया था। लेकिन पुष्पा की जिंदादिली के कारण से ही कोई भी अधिक देर तक अजनबी है नहीं रह सकता। अब जब मैं आपका नाम जान चुकी हूँ तो आपको आपके नाम से ही पुकारूंगी। वह क्या है कि मुझे भाई साहब का संबोधन बहुत औपचारिक सा लगता है। ये कहकर वह एक बार फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस बार मुझे पुष्पा की खिलखिलाती हंसी बहुत प्यारी लगी। मैं भी थोड़ा मुस्कुरा दिया। फिर मैंने मन ही मन सोचने लगा, पत्नी सुधा के जाने के बाद शायद आज मैं पहली बार मुस्कुराया हूँ। ये कमाल शायद पुष्पा के बिंदास स्वभाव का ही था। मैं आज पुष्पा के तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कितनी जिंदा दिल है ये। मैं भी अब पुष्पा से थोड़ा बेझिझक होकर बात करने लगा था। मैंने पुष्पा से पूछा, अच्छा आपके घर में कौन कौन है? पुष्पा ने कहा, कोई नहीं, मैं अकेली ही हूँ। पति के निधन को 7 साल हो चुके हैं। फिर आप इतनी जिंदा दिल कैसे रहती हैं? पुष्पा ने कहा, मैं खुद हूँ ना, अपने लिए मैं जीना ही नहीं चाहती बल्कि जिंदा भी रहना चाहती हूँ। जिंदगी में हर समय पुरानी यादों के बारे में सोचकर मैं खुद को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। जिंदगी का नाम है जीना, तो जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ता है। वर्तमान में जीना है, जीवन का असली आनंद लेना है। वैसे भी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। ज़िंदगी में क्या चाहिए, इससे बेहतर है कि ज़िंदगी किस तरह जिएं, किस तरह हम खुश रहें, वह महत्वपूर्ण बात है। मैंने ढेर सारे शौक पाल रखे हैं। कभी कभी मार्केट जाकर ढेर सारा ऊन खरीद कर ले आती हूँ। उससे स्वेटर और टॉप बनाकर घर के सामने बनी झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों के बच्चों को देकर आती हूँ। इससे उन लोगों की आंखों में जो खुशी की चमक आती है ना, उससे मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। व्यस्त रहने से समय अच्छी तरह बीत जाता है और मन भी खुश रहता है। अच्छा, आप अब अपने बारे में कुछ बताइए, पुष्पा से मैंने कहा। मैं यहाँ पास ही के सरोजिनी समिति के फ्लैट नंबर 503 में अपनी बहू और बेटे के साथ रहता हूँ। पत्नी की मौत के बाद बहू बेटे के साथ रहने आ गया हूँ। बहू बेटे मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं और रात में 7 बजे तक घर लौट पाते हैं। मेड आकर घर की साफ सफाई करती है, मुझे खाना खिलाकर चली जाती है। टीवी देखना मुझे अधिक पसंद नहीं है। खाली घर सारा दिन काटने को दौड़ता है। मेरा काम यही है। मेरा काम तो बस यही है। उस पर पुष्पा ने कहा, हर रोज़ सुबह सैर करने की आप आदत बना लीजिए। इससे आपका टाइम भी अच्छा कटेगा और तन स्वस्थ और मन भी प्रफुल्लित रहेगा। फिर तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। ये कहकर पुष्पा अपने घर की ओर चली गई। बस मैं भी उठ के जाने के लिए चल पड़ा। मैं काफ़ी देर तक उसकी कही हुई बातों को मन ही मन दोहराते रहा। वैसे वह कह तो ठीक ही रही थी। बीती बातों को याद करके कोई मसला तो नहीं निकलता। मैं यही सोचते सोचते घर तक पहुंच गया। घर पहुंचने पर बेल बजाई तो बहू रीमा ने दरवाज़ा खोला और पूछने लगी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे पापा जी? रीमा ने पूछा तो मैंने कहा, यहीं पास के पार्क में चक्कर लगाने चला गया था। अच्छा, अब आप फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं बहू, तुम अपने ऑफिस जाने की तैयारी करो, आज चाय मैं बनाता हूँ। बहू रीमा ने मेरी तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि पिछले जितने दिन से भी मैं यहाँ पर आया था, मेरे मुंह से सिर्फ हाँ या हूँ शब्द हैं मेरी बहू ने सुने थे। आज पहली बार मेरे मुंह से चाय बनाने की बात सुनकर बहू मेरी तरफ बहुत हैरानी से देखने लगी। मैंने उन दोनों के लिए भी चाय बनाई तो बहू रीमा ने कहा, कुछ तो बात ज़रूर है पापा जी। एकदम से चुपचाप रहने वाले पापा जी आज हम दोनों के लिए चाय बनाने की ठान कर बैठ गए। शायद पार्क में कोई हमजोली मिल गया होगा। चाय पीकर बेटे बहू दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल गए। हाँ, जाते जाते
इतनी अच्छी चाय बनाकर पिलाने के लिए मेरा धन्यवाद किया। मैं भी आज बहुत खुश था। आज मुझे ये घर काटने को नहीं दौड़ रहा था। अपना बिस्तर मैंने ठीक किया, तब तक मेड आ चुकी थी और वह घर की अच्छे से सफाई कर मेरी पसंद का खाना बनाकर मुझे खिलाकर वापस चली गई। मैं भी खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया, फिर अपना चश्मा ठीक करवाने के लिए मार्केट की ओर निकल पड़ा। मार्केट में घूमते घूमते याद आया कि कितने दिनों से मैंने अपनी हेयर कटिंग नहीं करवाई है। हेयर कटिंग करवा कर लौटा तो मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुझे याद आया कि मेरी पत्नी सुधा को मेरे बड़े बालों से कितनी चिढ़ होती थी। घर लौटते समय मेरा मन खुश था। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोचा अब से अपने लिए जीऊँगा और मैं इसी तरह खुश रहने लगा। मैं अब रोज़ सुबह पार्क में टहलने के लिए चला जाया करता। वहाँ मेरी मुलाकात रोज़ पुष्पा से हुआ करती। हम लोग दोनों आपस में गपशप करते और फिर वह अपने घर चली जाती है और मैं अपने घर चला। अब मुझे पुष्पा के साथ बातें करना अच्छा लगता था। मुझे उसकी कही हर बात अच्छी लगती थी। फिर एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 4-5 दिन तक पार्क नहीं जा पाया। बहू और बेटे का ऑफिस में काम की वजह से वह छुट्टी नहीं ले पा रहे थे और मैं दोपहर में लेटा हुआ था। तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने सोचा अभी इस वक्त कौन आया होगा। मैं जब तक उठकर देखा तो दरवाज़ा खोलते ही मैं हैरान हो गया। नहीं बल्कि पुष्पा खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि अंदर आकर बैठते हैं। वह अंदर आई तो मुझे एकदम से कहने लगी, मुझे लग रहा था आपकी तबीयत ही ख़राब हो गई है, तभी आप पार्क नहीं आ रहे हैं। मैं सोचने लगा कि इसे कैसे घर के बारे में पता है। फिर मुझे याद आया, अरे मैं ही तो बातों बातों में बता दिया था। पुष्पा कुछ देर बैठकर चाय पीकर फिर वापस अपने घर को चली गई। 2 दिन बाद फिर मैं भी पार्क में घूमने के लिए जाने लगा। फिर एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि पापा आप पार्क में क्या करने जाते हैं और बहुत देर तक रहा करते हैं। आपको तो घूमने का इतना शौक़ नहीं था, आप इतनी देर बाहर क्या करते हैं। तो मैंने जवाब दिया, अरे बेटा मैं तो बस थोड़ा टाइम पास करने के लिए घूम लिया करता हूँ। मेरे बेटे ने मुझे थोड़े गुस्से में कहा, मुझे पता है पापा आप वहाँ पर किसी औरत से देरों तक बातें करते हैं। मुझे शर्मा अंकल ने बताया है कि आप पुष्पा आंटी से कुछ देर बात किया करते हैं। मैंने कहा, अरे नहीं बेटा, वह तो थोड़ा गप्पे शप्पे कर लिया करता हूँ। उस वक्त सुमित इतना कहकर अपने कमरे में चला गया और मैं रोज़ की दिनचर्या की तरह पार्क जाता और घर पर आता। एक दिन बेटे सुमित ने मुझे बहुत ही निराश होकर कहा, पापा मेरी प्रमोशन हो चुकी है, इसलिए मुझे विदेश 3 साल के लिए जाना होगा। साथ में रीमा भी जा रही है, इसलिए आप इतने बड़े घर में अकेले क्या करेंगे और घर का किराया भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वापस गांव चले जाएं। मैं भी गुस्से में कह दिया, तुम चले जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। सुमित इतना कहकर अपने रूम में चला गया और मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। फिर दूसरे दिन पार्क में गया तो सोचा आज पुष्पा से कुछ बात करता हूँ। पुष्पा आकर मेरे पास बैठी तो एकदम से मेरे मुंह से निकल गया, मुझसे शादी करोगी। पुष्पा ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, शादी और आपसे, आप ठीक तो हैं ना। मैंने उससे कुछ ना कहा। फिर वह थोड़ी असहज सी हुई थी और फिर पार्क के चक्कर लगाकर वापस घर चली गई। अब पुष्पा रोज़ पार्क में आती पर मुझसे उतना बात नहीं किया करती। फिर कुछ दिनों के बाद मैं बैठा था और सोच रहा था कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मेरे बहू और बेटे को तो मेरे बर्थडे का तो याद तक नहीं है। उन्होंने अभी तक मुझसे कुछ ना कहा, लेकिन मेरी पत्नी मेरे बर्थडे को कितना स्पेशल बनाती थी। यही सोचकर मैं खामोश बैठा वहाँ पर था और मेरी नज़र बार बार पार्क के गेट पर जा रही थी। थोड़ी देर बाद पुष्पा गार्डन के पास आकर खड़ी हुई। आज उसके हाथ में एक गिफ्ट पैकिंग का बैग था और एक बैग में जो वह हमेशा लाया करती थी। दोनों बैग उसके हाथ में थे और वह धीरे धीरे आकर मेरे बगल में आकर बैठ गई और मुझसे कहा, हैप्पी बर्थडे।
तो मैंने उससे कहा, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? तो उसने कहा, भला आज का दिन कौन भूल सकता है। और वह गिफ्ट बैग मुझे थमाकर कहने लगी, इसे खोलो, इसे खोलने में मेरी मदद करो। मैंने गिफ्ट पैकिंग खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन गिफ्ट पैकिंग मुझसे खुल नहीं पा रहा था। तो मेरे हाथ से गिफ्ट पैकेट लेते हुए मुस्कुराते हुए बोली, एक गिफ्ट पैक तो तुमसे खुलता नहीं और ख्वाब देख रहे हो शादी करने के। इसमें तुम्हारे लिए शर्ट पैंट है और तैयार करने के लिए ट्रैक सूट। कुर्ता पजामा पहनने वाले आदमी मुझे कतई पसंद नहीं हैं और पार्क में आकर बेंच पर बैठकर सोने वाले तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं हैं। मुझे स्मार्ट पति पसंद है। और वह अपनी आदतन के तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी। ट्रैक सूट पहनकर पार्क के 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे और हर रोज़ घूमने का शौक़ तो है ना। और मन में लड्डू फूट रहे हैं शादी करने के। पुष्पा के मुस्कुराते हुए ये कहने पर मैं उसके बगल में आकर बैठ गया और कुछ ना कहा। कुछ देर दोनों की चुप्पी छाई रही, लेकिन एकाएक दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि दोनों की नज़रें मिली तो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। इस हंसी ने सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। हम दोनों ही ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए मन को तैयार कर लिए थे। अपने बच्चों से इस बाबत बात की तो उनको खुशी हुई सुनकर कि कैसे 2 बुज़ुर्ग अपनी दूसरी शादी के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।